10 सर्कुलर रोड खाली करने का फाइनल नोटिस मिलने के बाद आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से इनकार कर दिया है। राबड़ी देवी ने एक तरह से सीएम सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए यहां तक कह दिया कि किसी भी कीमत पर आवास खाली नहीं करूंगी, सरकार चाहे तो फोर्स बुलाकर खाली करा ले। राबड़ी देवी के इस बयान के बाद से सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया। वहीं सचिवालय एसडीपीओ फोर्स के साथ राबड़ी देवी से बात करने 10 सर्कुलर रोड पहुंच भी गई। ये रिपोर्ट देखिए। उचित लगता है आपको? बुला के खाली कर रहा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। पटना का पॉश इलाका, इसी इलाके में एक बंगला है 10 सर्कुलर रोड। 10 सर्कुलर रोड के सामने गहमा गहमी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी इस बंगले की अहमियत को बताने के लिए काफी है। इस बंगले में कोई और नहीं बल्कि बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का परिवार रहता है। लेकिन राबड़ी को अब ये बंगला खाली करना पड़ेगा। विपक्ष के नेता को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और जो नियम कानून है वो मुख्यमंत्री रही, जो नियम है उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए। इस तरह का टकराव का बयान नहीं देना चाहिए। दरअसल राबड़ी देवी को काफी पहले नया बंगला 39 होर्डिंग रोड आवंटित हो चुका है, लेकिन उन्होंने 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं किया। शुक्रवार को जैसे ही भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को आवास खाली करने का फाइनल नोटिस दिया, 10 सर्कुलर रोड एक बार फिर चर्चा में आ गया। मकान का जो आवंटन है वो नियम के अनुसार नहीं चल रहा है। बिहार की राजनीति तब और ज्यादा गर्म हो गई जब राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से साफ इनकार कर दिया। आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली कर रहा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। राबड़ी देवी के बयान के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। सत्ताधारी दल के मंत्री और नेताओं ने तो राबड़ी देवी को नियमों के पालन करने की नसीहत तक दे डाली। जो नियम कानून कहता है वही होता है और सब लोगों को नियम का पालन करें। वहीं राबड़ी के बयान के कुछ देर बाद पुलिस के साथ सचिवालय एसडीपीओ 10 सर्कुलर रोड पहुंची और राबड़ी देवी से बातचीत की। देखना होगा कि बंगले का ये विवाद कहां तक जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। राबड़ी देवी को 15 दिन की मोहलत मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राबड़ी देवी को अब 15 दिनों की मोहलत दी गई है। बंगला खाली करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है, यानी इन 15 दिनों के भीतर उन्हें बंगला खाली करना होगा। 15 दिन में आवास को खाली करना होगा राबड़ी देवी को। आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने से मना किया है, इनकार किया है। जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इससे इनकार किया। हालांकि प्रशासन ने राबड़ी देवी से अनुरोध किया है। आज ही राबड़ी देवी के आवास पर सचिवालय एसडीपीओ अनु कुमारी पहुंची थी, जहां बातचीत हुई है और इसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि बंगला खाली कर दिया जाए और 15 दिनों की मोहलत मिली है। वहीं जिस मंत्री को 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया है, उनका भी बयान सामने आ गया है। मंत्री नंदकिशोर राम ने राबड़ी देवी पर हमला बोला और कहा कि दलित समाज से आता हूं, इसलिए राबड़ी देवी आवास खाली नहीं कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके द्वारा यह कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी, तो मैं दलित हूं इसीलिए, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर दूसरा कोई कारण होता तो एक बार जो सरकार का निर्देश जारी होता है, चाहे जिनके लिए हो, वे लोग उस निर्देश को मान लेते हैं। लेकिन मेरा दलित होना अभिशाप लग रहा है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार में सरकारी टेंडर में फिक्सिंग के खिलाड़ी रिशु श्री की गिरफ्तारी के बाद अब रिशु श्री से जुड़े बड़े नौकरशाहों की साठगांठ के आरोप के बाद सरकार ने 2 आईएएस अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया है। सरकार ने 2017 बैच की आईएएस योगेश कुमार सागर और 2014 बैच की आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बिहार में पावर का पर्याय और रसूखदार ठेकेदार रिशु श्री की कहानी तो आपको पता ही होगी।
जिसे बिहार में सरकारी टेंडर में फिक्सिंग का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। सरकार ने ऋषुश्री पर शिकंजा कसा, उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई और विभागीय टेंडरों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने और ब्लैक मनी को व्हाइट करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप में 28 मई को जेल भेज दिया। भ्रष्टाचार पर सरकार की कार्रवाई अब रसूखदार ठेकेदार से आगे बढ़ते हुए IAS अधिकारियों तक पहुंच गई है। सरकार ने 2017 बैच के IAS योगेश कुमार सागर और 2014 बैच के IAS अभिलाषा कुमारी शर्मा को निलंबित कर दिया है। दोनों का सीधे तौर पर ऋषुश्री से मिली भगत और टेंडर फिक्सिंग में नाम सामने आया था। छापेमारी के दौरान 27 मई को खुलासा हुआ था कि ऋषुश्री ने टेंडर मैनेज कराने के लिए इन दोनों IAS के पूरे परिवार की विदेशी यात्रा का खर्च उठाया था। ये बात भी सामने आई थी कि ऋषुश्री ने IAS अभिलाषा कुमारी शर्मा की छत पर बागवानी पर 9 लाख रुपए खर्च किए थे। IAS अभिलाषा शर्मा कौन है? अभिलाषा शर्मा ग्रामीण विकास विभाग में जीविका की CEO थी। IAS योगेश कुमार सागर कौन है? 2017 बैच के IAS योगेश कुमार सागर समाज कल्याण विभाग में तैनात थे। भ्रष्टाचार पर सरकार के वॉर के बाद सियासी वार पलटवार भी तेज है। देखिए, बिहार में किस तरह भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। अब परत दर परत जब बातें खुल रही है, सब चीज सामने आ रहा है। आगे भी अद्यतन कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, किसी को संरक्षण नहीं मिल सकता। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी किसी भी तरीके से नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो। जबकि कांग्रेस और RJD के नेता कह रहे हैं कि ये तो छोटी मछली है, इनके लिंक काफी ऊपर तक है। लेकिन कुल मिलाकर के वैसे लोगों के खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जो इनके आका हैं। ठेकेदार से मिली भगत और टेंडर फिक्सिंग के आरोप में सरकार ने एक साथ दो IAS भी पावरफुल हो, भ्रष्टाचार करेगा तो बचेगा नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर मिल रही है राजधानी पटना से। 2 IAS अफसर के निलंबन की चिट्ठी भी सामने आ गई है। देखिए, निलंबित करने की चिट्ठी भी अब सामने आ चुकी है, यानी 2 IAS अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, IAS योगेश कुमार सागर जो है वो सस्पेंड किए गए हैं और IAS अभिलाषा कुमारी शर्मा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और अब हम आपको ये चिट्ठी दिखाते हैं। यही वो चिट्ठी है जो सामने आई है, दोनों पर कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां निलंबित करने की चिट्ठी भी अब सामने आ गई। 2 IAS अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। और अब बात अनंत सिंह की करते हैं। हथियारों के प्रदर्शन के वायरल वीडियो के मामले में अनंत सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। गोपालगंज की MP MLA कोर्ट ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर 5 जून तक के लिए रोक लगा दी है और साथ ही कोर्ट ने भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी। ये रिपोर्ट देखिए। अनंत सिंह को बड़ी राहत, 5 जून तक गिरफ्तारी पर रोक। ये वही वायरल वीडियो है जिसने अनंत सिंह की टेंशन बढ़ा दी थी। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। सरकार ने मामले की जांच CID को सौंप दी, लेकिन शनिवार को गोपालगंज की MP MLA कोर्ट से अनंत सिंह को बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने अनंत सिंह की तत्काल गिरफ्तारी पर 5 जून तक के लिए रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी। साथ ही भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी। गोपालगंज की MP MLA कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मोकामा के JDU विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत दी है। मेरी ओर से जो प्रार्थना हुआ कि गुंजन सिंह का नो कोर्सिव स्टेप कर दिया जाए। वो एक फिल्म के स्टार हैं, गायक हैं, और माननीय अनंत सिंह का जो पूर्व से था स्टे उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। न्यायालय ने इसको मानते हुए माननीय विधायक जी का नो कोर्सिव एक्सटेंड किया अगली 5 तारीख तक। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। मीरगंज थाने के सेमराव गांव में बीते 2 से 3 मई को अनंत सिंह गुंजन सिंह के यहां जनेऊ कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां समर्थकों का हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था। मीरगंज पुलिस ने इस मामले में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत
9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में गोपालगंज पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच के लिए विधायक को 15 मई तक उपस्थित होकर हथियारों की जांच कराने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन विधायक और उनके समर्थक हथियार और उसके लाइसेंस के साथ उपस्थित नहीं हो सके। इसके बाद पुलिस ने 2 नए धाराओं को एफआईआर में जोड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। दोनों धाराओं को लेकर न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लिया और केस को सीआईडी को सौंप दिया। अब अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब सबकी निगाहें 5 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। आगे अनंत सिंह को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बरकरार रहती हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बिहार पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। लगातार एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ है। एक के बाद एक एनकाउंटर से पुलिस का मनोबल भी हाई है, तो वहीं बदमाश जान की भीख मांग रहे हैं। आज तड़के सुबह गोपालगंज पुलिस और बदमाशों के बीच में भी मुठभेड़ से लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि बदमाश अब स्ट्रेचर पर है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अब अपराधी थर-थर कांप रहा है। बदमाश पुलिस से रहम की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस बदमाशों पर रहम करने के मूड में नहीं है। तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में यदि अपराध करेंगे तो आपका भी हाल यही होगा। गोली के बदले गोली मिलेगी। अपराधियों से हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर ही मुलाकात होगी। शनिवार तड़के गोलियों की तड़तड़ाहट से गोपालगंज वासियों की नींद खुली। दरअसल एसपी विनय तिवारी की टीम कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी के लिए बंजारी बाईपास में दबिश देने पहुंची, जहां पहले से घात लगाकर छुपे बदमाश आकाश कुमार ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस मुठभेड़ में अपराधी आकाश को 2 गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश आकाश को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल हत्या, लूट, रंगदारी, धमकी समेत 12 मुकदमे में पुलिस 5 साल से तलाश कर रही थी, लेकिन हर बार पुलिस को चकमा ये शख्स दे रहा था। पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया, लेकिन इस बार पुलिस की पुख्ता जानकारी और सटीक निशाने ने बदमाश को लंगड़ा कर दिया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में 2 गोली लगी है। घायल अपराधी आकाश सिंह की हालत बिगड़ती जा रही है और उसे अब सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। सिर्फ इसी महीने मई की बात करें तो बिहार में अब तक 9 एनकाउंटर हो चुके हैं। पुलिस ने 3 मई को सीवान में अपराधी सोनू यादव को ढेर कर दिया। 13 मई को पटना के बेहटा में जमीन कारोबारी अंजनी सिंह हत्याकांड के आरोपी शूटर विदेशी राय का हाफ एनकाउंटर हुआ। 17 मई को सीवान में ज्वेलरी लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली मारी गई। 18 मई को शिक्षक को गोली मारने के आरोपी अपराधी संदीप उर्फ बादल का एनकाउंटर हुआ। 19 मई को पटना में कैश वैन लूटकांड के आरोपी नीतीश कुमार का हाफ एनकाउंटर हुआ। 20 मई को भी समस्तीपुर और किशनगंज में एनकाउंटर की 2 घटनाएं हुई। 26 मई को खगड़िया में 15 से ज्यादा केस में आरोपी मोहम्मद बुद्दीन पर मुठभेड़ में उसे घायल किया गया और शनिवार को एक बार फिर गोपालगंज में 12 से ज्यादा हत्या, लूट और रंगदारी के मामले में आरोपी 50,000 के इनामी अपराधी आकाश कुमार को दोनों पैरों में पुलिस ने गोली मारी। फिलहाल घायल बदमाश आकाश का इलाज जारी है। पुलिस पूछताछ में जुटी है। बिहार पुलिस सम्राट के फ्री हैंड के बाद अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। पुलिस लगातार अपील कर रही है कि अपराधी अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। फिलहाल अपराधी को पुलिस लेकर सदर अस्पताल पहुंची हुई है और यहां पर उसका कड़ी सुरक्षा के बीच इलाज चल रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार में हथियार के सौदागर मौत के सामान का कारोबार कर रहे हैं। बाढ़ में एसटीएफ ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने का सामान जब्त किया है। मिनी गन फैक्ट्री से देसी कट्टे को ऑर्डर पर सप्लाई किया जाता था। थाने में टेबल पर सजे ये वही देसी कट्टे हैं जिसे ऑर्डर पर सप्लाई किया जाता था। मौत के सामान को अपराध के आकाओं को दिया जाता था। बाढ़ के बख्तियारपुर में
झाड़ियों में हथियार बनाने का कारोबार चल रहा था। एसटीएफ और बख्तियारपुर थाने की पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर 4 हथियार कारीगर को दबोच लिया। पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। इनका जो ऑपरेशन था उसके अनुसार ये 4 व्यक्ति वहाँ पर और इनके अलावा एक अन्य 5वां व्यक्ति, ये लोग मिलकर इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ था और उस गैंग में ये लोग आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर कट्टे का निर्माण करते थे। भंडारण में ये कट्टा नहीं रखते थे, सिर्फ 4 या 5 एक दिन में जो भी निर्माण इनको आवश्यकता होती थी उसके अनुसार कर और उसको बेचने का कार्य ये लोग करते। बाढ़ की इस जमीन से हथियार के कारोबार के बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ है। 4 से 5 लोगों का गिरोह हथियार बनाने से लेकर बेचने के कारोबार में शामिल था। ऑर्डर मिलने पर ये लोग एक दिन में 4 से 5 हथियार बनाते थे और उसे बेच देते थे। हथियारों की सप्लाई का धंधा पटना और नालंदा जिले में सरेआम चल रहा था। बड़ा सवाल है कि मौत के सामान के इस धंधे का मास्टरमाइंड कौन है? हथियारों का कारोबार धंधा कैसे फल फूल रहा है? क्या हथियार के कारोबार का बड़ा नेक्सस है? न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आपसी विवाद को शांत कराना एक शख्स को भारी पड़ गया। रामपुर हरी थाना क्षेत्र के नरमा गांव में भोज के दौरान हुए झगड़े को रोकने गए 40 साल के शत्रुघ्न महतो की दबंगों ने घर में घुसकर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। हमलावरों ने ईंट, डंडों और कुर्सियों से उन पर तब तक हमला किया जब तक वो लहूलुहान होकर गिर ना पड़े। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नरमा गांव में एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था और इसी दौरान किसी बात को लेकर कुछ लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। इसी दौरान गांव के शत्रुघ्न महतो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आगे आए, जिसके बाद हंगामा हो गया और उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं सभी आरोपी घटना के बाद से फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। विवाद कुछ का नहीं था, हम ही भेजे भोज खाने के लिए। जो चाची था जो भोज खाने के लिए भेजे, अब आपस में झगड़ा कर रहे थे तो गए तो बोले कि झगड़ा नहीं करो, भोज भात है। वही में पकड़ के मारने लगे इनको। ये अकेले थे, 10 गोरे थे। गाँव का ही भोज हो रहा था, उसको समझाने गया कि ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं करो, तो सब मिल के एक ही बार में 10 आदमी जाके इसको दरवाजा पर जाकर लाठी डंडा, वीडियो भी है रखा हुआ, आपको वीडियो हम भेज देंगे। लाठी डंडा से उसको दरवाजा रात को मारा। पुलिस गए 112 समझा दिया कि ये लड़ाई झगड़ा नहीं करो। जो मारा था उसका गाड़ी भी रखे हुए थे ये लोग छीन के, फिर पुलिस दिलवा दिए। फिर सुबह आके फिर मारा है लोग। खबर मुंगेर से है, जहां माधोपुर मध्य विद्यालय का एक वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में विद्यालय के छात्र स्कूल ड्रेस में कुल्हाड़ी चलाकर आंधी में गिरे शीशम के पेड़ को काटते और हटाते दिखाई दे रहे हैं। मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कुणाल गौरव ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक और जिम्मेदार शिक्षकों से शोकॉज पूछा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक शिक्षकों की ओर से स्पष्टीकरण भी जमा कर दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि यदि जांच और जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शिक्षा विभाग शिक्षकों के जवाब की जांच में जुटा है और अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि मूल्यांकन के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। 2 दिन पहले मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें मध्य विद्यालय माधोपुर के शिक्षकों एवं बच्चों द्वारा आंधी में गिरे हुए पेड़ को उठाते हुए उस वीडियो में पाया गया है। उस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए संबंधित प्रधानाध्यापक से कारण परीक्षा की गई है। प्रधानाध्यापक द्वारा जवाब भी समर्पित किया गया है। नियमानुसार उन पे अनुशासनिक कार्रवाई की गई। अच्छा, जो वीडियो आया उसमें बच्चे काम कर रहे थे, क्या उसको वो लीगल है, अनलीगल है? क्या उनको करवाना था, नहीं, क्या करना है? भारत में बाल श्रम को निषेध किया गया है, अतः बच्चों से कार्य लेना उचित नहीं है। खबर गोपालगंज से है, जहां गंडक नदी में हुए नाव हादसे के बाद दूसरे दिन भी लापता बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम ने करीब 10 किलोमीटर के दायरे में सर्च अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक भी सफलता हाथ नहीं लगी। परिजनों की उम्मीदें अब भी बरकरार है, जबकि प्रशासन लगातार तलाश में जुटा है। बता दें कि शुक्रवार सुबह अचानक तेज आंधी आने से नाव असंतुलित होकर नदी में पलट गई और उस वक्त नाव में 7 लोग सवार थे। हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों को
सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 3 बच्चियां नदी की तेज धारा में लापता हो गईं, जिनकी अभी भी तलाश जारी है। 3 भतीजी थी और 2 भतीजा था। भतीजा उस समय मुँह टूट रही थी दियरा का, तो बोली कि थोड़ा हमारा नाती सन के लेते आ, तो हम बोले ठीक है जा रहे हैं। वो आई बैठी डेंगी में, तब तक हवा उठा, पानी मारा, पानी से डेंगी डूब गई। डूबने के बाद 5 बच्चे तैरने लगा पानी में, यानी डूबने लगा। तब फिलहाल हम डेंगी छोड़कर 2 बच्चे को बताएं, तब तक उसको यह आकर कूद गई। उसको यह को बचाने के कारण 3 बच्चे नहीं मिल पाए। एसडीआरएफ टीम लगभग सुबह से ही अपना प्रयास कर रही है और स्थानीय गोताखोर की व्यवस्था की गई है ताकि सही तरीके से उसका बचाव कार्य किया जा सके। स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा बताया गया कि 3 बच्चियां हैं और जब तक अभी ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन कंक्लूड होने के बाद ही पूरी सूचना प्राप्त हो पाएगी। अररिया से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां नगर थाना क्षेत्र के रामपुर कोदकट्टी गांव से पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद नवाब के ससुर मोहम्मद मुख्तार को गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि इसी गांव से 1.5 साल पहले बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद नवाब की गिरफ्तारी हुई थी, जो वर्तमान में अभी बेल पर है। उसी केस में नवाब के ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसके ससुर ने ही उसे पनाह दी और कागजात तैयार करने में मदद की थी। पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के रामपुर कोदरकट्टी गाँव का है। खबर सासाराम से, जहां धौड़ाड़ थाना क्षेत्र में हुई सोने की चेन लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया और इस मामले में पुलिस ने 3 लुटेरों के साथ 2 सोनार को भी गिरफ्तार किया है, जो चोरी के सोने को गलाकर उसकी पहचान बदलने का काम करते थे। जांच के दौरान पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर डेहरी के 2 सोनार को पकड़ा गया। पुलिस ने 44 ग्राम से ज्यादा गलाया हुआ सोना बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो है इस कांड के अभियुक्त रामदेश्वर कुमार उर्फ भुल्लन को एसपी जैन कॉलेज से गिरफ्तार किया गया और इनकी निशानदेही पर जो है सुदर्शन उर्फ टिट्टू को अखौरी गोला के पास उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। ये जो है लूट के दरमियान जो सोने की चेन है वो रवि कुमार के माध्यम से डेहरी अवस्थित नितिन कुमार स्वर्णकार और नंद कुमार सोनी स्वर्णकार को जो है दे देते थे और जो सोना गलाया हुआ 44.7 ग्राम जो है वो नितिन कुमार के आवास से मिला है। दरभंगा में महज आधे घंटे की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के 48 वार्ड में जलजमाव की स्थिति बन गई और कई प्रमुख सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सदर प्रखंड रोड, वीआईपी रोड, डहरिया सराय, गुजरी बाजार और दरभंगा टावर इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। जलजमाव के कारण लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए। वहीं नगर विधायक सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, 200 करोड़ रुपए की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज परियोजना पर काम चल रहा है, जिससे भविष्य में शहर को जलजमाव की समस्या से राहत मिलेगी। नाला बनाता है ये लोग, लूट का एक तो जो है ना बंदरबांट करके रख लिया है। पूरा शहर में यही स्थिति है। अभी जाने के लिए हिम्मत बनाना पड़ रहा है कि कैसे रोड पे जाए। यहाँ के नगर निगम का यही कहानी है, जनप्रतिनिधि सबका भी यही हाल है। सब एकदम से जहाँ नाला है, कहीं नाला में पानी जा रहा है, झील बना हुआ है पूरा का पूरा। ये जो शहर जो है पूरा पानी में डूबी हुई है और क्या कह सकते हैं। वह यहाँ की जो है जो व्यवस्थावाद को, अर्थव्यवस्थावाद को देखना चाहिए था, नाला बनाना चाहिए था, नाला से निकासी कार्य होना चाहिए था। इतनी परेशानियाँ हो रही है लोगों को, कोई ऑफिस जा रहे हैं, कोई कुछ भी, सारे सभी लोग की जुटे पीटे हुए हैं, सारे मतलब सभी को परेशानी है। वहाँ स्थायी निदान के लिए भी काम चल रहा है। अभी पटना में माननीय नगर विकास मंत्री, अपर मुख्य सचिव, दरभंगा से भी नगर आयुक्त गए थे। सभी अधिकारियों की एक दरभंगा शहर के जल जमाव, पेयजल आपूर्ति और भी जो समस्या है उनके लिए उच्च स्तरीय बैठक नगर विकास विभाग में मेरे ही पहल पर माननीय मंत्री ने बुलाई थी। पटना में स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने के लिए कई जगहों पर फूड हब विकसित किए जा रहे हैं। जेपी गंगा पथ के किनारे आकर्षक दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, जहां लोगों को साफ सुथरे माहौल में स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। अटल पथ के पास भी स्ट्रीट फूड हब की तस्वीर तेजी से उभर रही है। यहां बिहार के पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजन शुद्धता के साथ परोसे जाएंगे।
जगह स्ट्रीट फूड हब तैयार किए जा रहे हैं ताकि बिहार के जो व्यंजन हैं उसे पहचान मिल सके। और उसी के मद्देनजर जेपी गंगा पथ के किनारे भी यहाँ देख सकते हैं कि जो अटल पथ का जो रोटरी है जो जेपी गंगा पथ से कनेक्ट होता है, वहाँ पर जो स्ट्रीट फूड हब है वो तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर कई छोटे छोटे जो दुकान हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तस्वीर अभी पहली तस्वीर है क्योंकि इन दुकानों को भी तैयार किया जा रहा है। कोशिश यही है कि कई जगह स्ट्रीट फूड जो हब हैं वो तैयार हो और ठेकुआ से लेकर चंपारण का जो मीट है, खाजा है, सबको एक अच्छा मंच मिले। नई व्यवस्था के तहत बिहार में समृद्ध और धीरे धीरे लुप्त हो रहे पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा दिया जाएगा। और उसके मद्देनज़र कई जगह स्ट्रीट फूड हब तैयार किए जा रहे हैं। खाने पीने की अच्छी दुकानें हो, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो, वो हाइजीन मेंटेन किया जाए, साथ ही साथ जो ये फूड बनाते हो उन्हें उसके बारे में अच्छी जानकारी हो, यानी हाइजीन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और उसी के मद्देनज़र नगर निगम की तरफ से कई जगह जो स्ट्रीट फूड हब है उसे तैयार करने की योजना है। और उसके मद्देनज़र जेपी गंगा पथ सबसे ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। जेपी गंगा पथ के किनारे भी जो दुकानें हैं उसे इंस्टॉल कराया जा रहा है। साथ ही साथ अटल पथ के किनारे भी स्ट्रीट फूड हब बनाने की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। यानी शाम के वक्त जो घूमने आएंगे उन्हें अब खाने पीने की उत्तम जो व्यवस्था है वो जगह जगह मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी। साथ ही साथ जो बिहार के कई ऐसे व्यंजन हैं जो लुप्त हो रहे हैं उन्हें नई पहचान भी मिलेगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खबर जहानाबाद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में पार्टी का व्यापक विस्तार हुआ है और बड़ी संख्या में नए कार्यकर्ता संगठन से जुड़े हैं। कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, कार्य प्रणाली की जानकारी दी गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की। ये तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं जहानाबाद में आज इसका आयोजन किया गया था, जिसमें संजय सरावगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे। जुड़े उसको भारतीय जनता पार्टी के आचार विचार में ढालना, उनको भारतीय जनता पार्टी के संस्कार से ओतप्रोत करना। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग चला रही है। पूर्व में मंडल स्तर का प्रशिक्षण वर्ग चला जिसमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया और अब जिला स्तर का पूरे देश में। खबर आपको छपरा से दिखाते हैं, जहां दाहा नदी पर बने ताजपुर पुल से आई तकनीकी खराबी के बाद उस पर आवागमन रोक दिया गया है। और इसी बीच सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने शनिवार को क्षतिग्रस्त पुल का स्थलीय निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुल की वर्तमान स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। ताजपुर में पुल में आई तकनीकी खराबी के बाद से आवागमन रोक दिया गया है और उसके साथ ही जायजा लेने के लिए डीएम खुद मौके पर पहुंचे थे, जहां डीएम ने पुल का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। जल्द से जल्द इस पुल में क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है ताकि आवागमन फिर से सुगम हो सके और लोगों को जो दिक्कत आ रही है उसे दूर किया जाए।